Audio Jungle. Hello and welcome everyone. I am Sudhanshu Sen, your today's host for the podcast The Therapeutic Way Season 2. And today's topic is how AI is evolving the world of physiotherapy. For this fascinating topic, we have joined by Dr. Anchit Gugnani sir. Welcome sir. Dr. Anchit Gugnani sir, who is PhD and specialized in neurophysiotherapy. Sir has completed his masters in physiotherapy from Indian Spinal Injury Institute, then New Delhi. With more than 15 years of experience, he has published more than 35 research articles, 25 copyrights, and has received more than 8 patent grants. He has published 3 chapters and authored 2 books. Sir has guided more than 5 PhD scholars as well. Currently, Sir is director of College of Physiotherapy, MIT University, Rajasthan. Welcome, sir. Thank you so much, Sudhanshu. Hello, everybody. Thank you so much for the warm welcome, Sudhanshu. I would like to wish everyone a very happy physiotherapy week. Well, starting with the podcast first question. आज का जो टॉपिक है वो है एआई और एआई बहुत लोगों में चर्चित उस पे है अभी कि अगर देखा जाए तो लोग बात करते हैं कि देखो एआई ने क्या कर दिया, एआई अभी कुछ नई चीज़ें लेकर के आ रहा है. एआई है क्या सर? हम लोग अगर बात करें आज एक्सपर्ट एडवाइस की बिल्कुल. तो आपके अनुसार अगर हम लोग देखें तो एआई है क्या? ये आपने एकदम सही कहा, सुधांशु. आजकल द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टर्मिनोलॉजी या मोस्ट सर्च थिंग इज एआई, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ है या ये है क्या. So actually artificial intelligence is not a new thing. It's a very old, rather decades old thing. The term artificial intelligence was coined by a scientist called John McCarthy, and you'll be surprised to know that in 1956 the word was coined, artificial intelligence. तो जिसकी आज हम इतनी बातें करते हैं, ऑलमोस्ट हर देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी टॉप लोग हैं कॉर्पोरेट्स में, वो उसकी बात करते हैं, वो एक्चुअली 1956 से चलते हुआ आ रहा है. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम बहुत सरल शब्दों में बात करना चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस दो वर्ड है, तो इसमें अगर हम किसी भी चीज़ की इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली बनाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं. तो सुनने में ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक रोबोट है जो हमारा काम कर रहा है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है. इट्स काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, आप इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर अगर हम कोई भी इनपुट डाल के उसको प्रोग्राम करेंगे तो हमको रिजल्ट देगा. सो एज सिंपल एज जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, हम उस छोटे बच्चे के दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड करते हैं. तो अब बच्चा क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन हम उसको फीड करते हैं वो प्रोसेस करता है और अपने हिसाब से एक्ट करता है. सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सेम थिंग. हम जो भी चीज़ें उसको टीच करेंगे उसको प्रोसेस करता है सॉफ्टवेयर, और उस प्रोसेस का जो भी रिजल्ट होता है दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड जैसे कि मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी नई चीज़ नहीं है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा यूज़ होता है हमें पता भी नहीं है. हम हर चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस इज फंक्शनड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद सिंपल एग्जांपल्स ऑफ. अगर हम कोई गूगल सर्च कर रहे हैं, हमने गूगल सर्च इंजन में कोई भी वर्ड डाला, जैसे ही वो देखेगा, हमारे आसपास के एरिया को एनालाइज करेगा, हमारी एज को एनालाइज करेगा, वो सब कुछ देखते हुए हमको रिजल्ट देगा. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम गूगल मैप को यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम कोई भी चीज़ डालते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत लोग आजकल एलेक्सा से बातें करते हैं, सिरी से बातें करते हैं, दैट ऑल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो एनीथिंग जो खुद प्रोसेस करके कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दे, सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल हर फील्ड के अंदर यूज़ हो रहा है, चाहे वो टेक फील्ड हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, या वो नॉन टेक हो. और आज हम यहाँ बैठे हैं हम बात करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर के अंदर कैसे काम कर रहा है, या हमारे लिए यूजफुल है या नहीं यूजफुल है, तो उस चीज़ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. ग्रेट. तो सर यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम लोग जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, वी आर द फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ आवर सोसाइटी, और हम लोगों की लाइफस्टाइल और उनकी वे ऑफ लिविंग को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं. हमारे जो प्रोफेशन है, द फिजियोथेरेपी प्रोफेशन, करंट सिनारियो में हम लोग फिजियोथेरेपी में कहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडल्ज कर पाए हैं? ऑलराइट. सो वापस थोड़ा सा हमको पीछे जाके थोड़ी इसकी फंक्शनिंग हमको समझनी पड़ेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली काम कैसे करता है. और अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर के अंदर, अगर हम स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी के अंदर बात करते हैं, तो जो हमारी फिजियोथेरेपी है वो बेसिकली 3
मेजर चीज़ों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज असेसमेंट, कैसे हम असेस करते हैं. सेकेंड इज उस असेसमेंट के यूज़ करते हुए हम कैसे उसके डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं. एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं. दैट इज द रिहेबिलिटेशन पार्ट. So artificial intelligence is involved very deeply in all the three aspects, that is assessment, diagnosis and then management or the treatment of the patient. So अब क्योंकि हम समझते हैं कि artificial intelligence artificially है, तो बहुत लोगों के मन में ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे अब वो आजकल किसी को कोई बीमारी होती है तो सारे सिम्टम्स गूगल पे डालते हैं और वो चाहते हैं कि दवाई गूगल ही बता दे उनको. सो काफ़ी हद तक वहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो रहा है. उसी तरीके से फिजियोथेरेपी में धीरे धीरे इंटीग्रेशन हो रहा है. अगर मैं बहुत बेसिक आपसे बात करूँ कि हम कहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं, हमारे लिए कैसे यूजफुल है वो. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट लाइक एनी अदर मशीनरी, जैसे मशीन हमको हेल्प करती है हमारा काम और बेटर करने में, हमारी एनर्जी कम लगाने में हेल्प करती है, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको हर एस्पेक्ट में हेल्प कर रहा है. सो अगर मैं आपको सबसे पहला एस्पेक्ट बताऊँ, असेसमेंट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. मैं तो अपने स्टूडेंट से यही बोलता हूँ कि अगर आप असेसमेंट करने में सटीक हैं तो आप एक बहुत अच्छे और सक्षम फिजियोथेरेपिस्ट हैं. अगर आपने जांच अच्छे से कर लिया, अगर आप एक मैकेनिक हैं तो आपको प्रॉब्लम पकड़ में आनी चाहिए. हम बॉडी के मैकेनिक्स हैं, तो वो प्रॉब्लम फाइंडिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है या कर रहा है. जैसे न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कैसे कर सकता है उसका एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है. जैसे मान लीजिए आपको फ्रैक्चर हुआ है, आपका मान लीजिए अगर आपकी एल्बो है, अगर वो पूरे अच्छे से नहीं मुड़ रही है, आपका मान लीजिए आपको फ्रैक्चर हुआ था, अब वो आपके अंदर जो रेंज ऑफ मोशन है कम हो गया है, पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल फोटो, अगर आप उसको फोटो खींच के और एक किसी सॉफ्टवेयर पे अपग्रेड करेंगे तो आपको एंगल बता देगा कि कितने एंगल पे आपका अभी एल्बो है. और एक्सरसाइज करते करते जैसे जैसे आप उसको ठीक करेंगे तो वो आपको बताता जाएगा कि आपका जो फंक्शन है, एल्बो का रेंज ऑफ मोशन है, वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो पा रहा. उसी तरीके से अगर आपका गेट पैटर्न है, जो जिस तरीके से हम चलते हैं, अगर उसके अंदर कोई डिसफंक्शन है, तो बहुत सारे ऐसे आजकल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू रूम्स बनाए हुए होते हैं, गेट एनालिसिस लैब्स होती हैं जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कैमराज लगे हुए हैं, जिसके अंदर हम एक पेशेंट को चलने के लिए बोलते हैं, डिफरेंट एंगल से वो एनालाइज करता है. द ब्यूटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कि जो चीज़ें एक ह्यूमन आई से मिस हो जाती हैं वो उससे मिस नहीं होती हैं. छोटी सी छोटी डिटेल्स वो कैप्चर करता है. अगर हम सिंपली वॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो कहाँ पे डिसफंक्शन आ रहा है, कौन से जॉइंट पे डिसफंक्शन है, किस तरीके की पैटर्न्स मिस हो रहे हैं, वो सब कुछ रीड करके हमको डेटा दे देता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है. ऑब्जर्वेशन के अंदर बता देता है, बॉडी को देख के, पोस्चर गलत है वो बता देता है देख के. तो असेसमेंट के रूप में बहुत अलग अलग तरीके से हमको हेल्प करता है. फिर अगर हमें डायग्नोसिस फॉर्मेशन की बात आता हूँ तो उसके अगेन आजकल क्या है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत सालों से यूज होता हुआ आ रहा है, हर एक पेशेंट का एक फाइल बनी हुई होती है. तो आप नो मैटर किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आपका पुराना रिकॉर्ड अपने आप शो हो जाएगा. तो क्या होता है, जब हमारा सारा डेटा एनालाइज हो जाता है तो उसके थ्रू डायग्नोसिस बनाना या फिर उस चीज़ का परसेप्शन बनाना बहुत ईजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 60 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरी ब्लड रिपोर्ट्स में आया हुआ है कि मेरे को कैल्शियम बहुत कम है और मेरी फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड है, तो वो डायग्नोसिस बन सकता है कि मैं ऑस्टियोपोरोटिक हो सकता हूँ, मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हैं. या फिर अगर मेरे को अगर फॉल हुआ तो प्रोबेबल डायग्नोसिस मैं बना सकता हूँ कि अगर क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक था तो फ्रैक्चर हो गया होगा. इसी तरीके से जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, सारी चीज़ों को सारे इनपुट्स डाल के एनालाइज करते हैं, उससे डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान हो जाता है. अब जब हमने असेसमेंट कर लिया, डायग्नोसिस बना लिया, तो हमारे पास सारी प्रॉब्लम्स सामने आ गई कि क्या क्या इशू हो सकते हैं. फिर ट्रीटमेंट के जब एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो उसी तरीके से ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. अगर मैं कुछ इसके एग्जांपल्स दे पाऊँ कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस, जैसे आजकल बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं. बिल्कुल. स्मार्ट वॉच कैसे हेल्प करती है, स्मार्ट वॉच के अंदर सेंसर्स होते हैं, हम दिन में कितने स्टेप्स चल रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड होता है, हमारा हार्ट रेट कितना है सब कुछ रिकॉर्ड होता है, हमको पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे कि हमने आज कितने स्टेप्स चले थे. सिमिलरली विद द यूज ऑफ सेंसर्स, हम जगह जगह सेंसर्स लगा सकते हैं. रिस्ट वेरिएबल सेंसर्स आते हैं, एंकल वेरिएबल सेंसर्स आते हैं, एंड जगह जगह हम उसको प्लांट करते हैं. एंड उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है. अगर हमने किसी पेशेंट को कोई एक्सरसाइज रिकमेंड करी है और घर पे उसको बोला है कि आपको जाके परफॉर्म करना है, तो वो कितना परफॉर्म कर पा रहा है, कितनी बार उसने मूवमेंट्स करे हैं, कितना एफिशिएंटली उसने मूवमेंट्स करे हैं, ये सारा डेटा ट्रैक होके हमारे पास आ जाता है. हमको इससे बहुत मदद मिलती है. हम सारा डेटा कलेक्ट करके एक तो देख सकते हैं कि पेशेंट उस चीज़ को, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं होमवर्क करने के लिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो होमवर्क नहीं करते. सो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने होम एक्सरसाइज प्रोग्राम पेशेंट को लिए दिए हैं वो घर पे कर रहा है या नहीं कर रहा. ऑल्सो जब हम कुछ चीज़ सिखाते हैं
पेशेंट उस समय तो समझ जाता है लेकिन घर जाके गलत चीज करने लग जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ दो सेंसर्स वी गेट टू नो कि पेशेंट जो चीज कर रहा है वो सही कर रहा है या सही से नहीं कर रहा. थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज ऑफ मोशन देखना, कितना आपके पास प्रोग्रेशन आ रहा है. जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल सा केस पकड़ते हैं, फ्रोजन शोल्डर, दैट इज पेरी आर्थरेटिक शोल्डर. उसके अंदर शोल्डर के मूवमेंट में हैम्पर हो जाता है. तो जब मान लीजिए कोई रूरल का पेशेंट है आपके पास, किसी रूरल से आया है आपके पास, अब आपके पास वो 1 दिन तक ही रह सकता है, 2 दिन तक ही रह सकता है, बट इसका प्रोटोकॉल यूजुअली 7 दिन 14 दिन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी जाता है. तो अगर आज उसका रेंज हम मोशन हमने देखा कि 90 डिग्री तक है और मान लीजिए हमने उसको सेंसर दिया, घर पे जाके जब भी वो प्रैक्टिस करेगा वो सेंसर के रूप में हमको पता चल पाएगा कि वो 90 से 100 कब पहुंचा, 100 से 110 कब पहुंचा. तो प्रोग्रेशन हमको पता चलेगा. साथ साथ हमारे साथ साथ पेशेंट को भी प्रोग्रेशन पता चल पाएगा. इससे कैसे हेल्प होगी, पेशेंट मोटिवेटेड रहेगा, उसको पता चल पाएगा रियल टाइम में, उसको देख पाएगा कि मैं 90 से 100 पहुंच गया, 100 से 110 पहुंच गया. तो जैसे बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड होता है, रिजल्ट होता है, वो खुद देख पाएगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये थेरेपी मेरे लिए सही है या नहीं है. सो ऐसे बहुत सारे मायनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर के अंदर आ रहा है, डायग्नोसिस के अंदर आ रहा है, फिजियोथेरेपी के अंदर आ रहा है, विच इज बीइंग वेरी यूजफुल फॉर द पेशेंट. एंड हमारे लिए कैसे यूजफुल है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हाउ इज इट यूजफुल फॉर अस, बिकॉज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम मल्टीपल पेशेंट्स एक साथ देख सकते हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोगों ने एआई को किस एक्सटेंट तक डेवलप कर लिया है सर, है ना. इफ़ यू टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी, तो हम लोग किस एक्सटेंट तक चीज़ों को डेवलप कर पाए हैं अभी तक. हम लोग क्या सोच करके चल रहे थे कि हम ऐसा कर लेंगे, या फिर हम इस लिमिट तक चीज़ों को बना लेंगे कि हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं होगी, और अभी हम क्या कर पा रहे हैं. सो टू आंसर दैट थिंग, देखिए टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो एवर इवॉल्विंग है. आज जो हमने चीज़ सोची है वो हो सकता है कल या परसों तक डेवलप हो जाए, एंड बाय द टाइम वो डेवलप हो एक नई चीज़ दिमाग में आ चुकी होगी, फिर वो वापस डेवलप होने में चली जाएगी. सो टेक्नोलॉजी जस्ट कीप्स ऑन मूविंग. सिमिलरली अभी तक जो हम एआई इन फिजियोथेरेपी में कर पाए हैं, अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूँ तो बहुत अच्छे अच्छे काम हो गए हैं. काफ़ी अच्छे रोबोटिक्स डेवलप हो चुके हैं जिनके अंदर एआई सॉफ्टवेयर डल चुके हैं. जिसका एक छोटा एग्जांपल ऐसा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स होते हैं, जो पैरालिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको पैरालिसिस होता है, खुद अपना पार्ट मूव नहीं कर पाते या तो थोड़ा सा फंक्शन कर पाते हैं, तो उनके अंदर हम रोबोटिक्स प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स के रूप में या एक्सोस्केलेटन के रूप में उनको देते हैं. तो वो क्या करता है, वो एनालाइज करता है ऑटोमेटिकली. फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे को ये हाथ अपना मूव करना है और मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, तो वो रीड कर लेगा कि मैं कितना मूव कर पा रहा हूँ, उतना तो मुझे करने देगा, और उसके बाद का जो मूवमेंट है वो रोबोटिक हम खुद से देगा. तो इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं मार्केट के अंदर. रोबोटिक एक्सोस्केलेटन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं आउटसाइड नेशंस के अंदर, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स के लिए. पैराप्लीजिक जो हैं, जो खड़े नहीं हो सकते हैं बिल्कुल, उनके लिए एक्सोस्केलेटन्स काफ़ी यूज़फुल हैं एंड काफ़ी कारगर भी हैं. उसी तरीके से जो काफ़ी यूज़ में आने लगी जो चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो ये है कि इंडिया के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो चुके हैं ऐसे, जो हम बहुत सिंपली ऐप स्टोर पे जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हम अपना बॉडी फंक्शन, बॉडी मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल सेंसर्स नोट कर सकते हैं. Okay. वो इतना सिंपल है कि हमने अगर वो ऐप डाउनलोड करी भी है और अगर हम वो सेंसर पहन के कोई मूवमेंट कर रहे हैं, या अगर हम कोई सेंसर से वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना एंगल पे मूवमेंट हो रहा है, वो बहुत इजीली रिकॉर्ड हो जा रहा है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली अवेलेबल है, जो हमने बनानी शुरू कर दी है, टू द मोस्ट एडवांस जो एक्सोस्केलेटन्स हैं, जहाँ पे हम बहुत महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. तो वो छोटे से लेके बड़ी रेंज हर चीज़ डेवलप हो चुकी है. टू द पॉपुलेशन कितना ओपन है, या टू द पॉपुलेशन वो कितना इजीली अवेलेबल है, वो एक अभी भी क्वेश्चन है. तो इंडिया में हम यूज़ करना धीरे धीरे हम कर चुके हैं. जो लैब्स हैं, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके अंदर अच्छे रोबोटिक्स आ चुके हैं. आजकल जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स खुल रहे हैं उनके अंदर रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं. एंड एज आई सेड कि एआई इज it's not a machine, it's a system, it's a technology, basically it's a software. तो सॉफ्टवेयर डलने शुरू हो गए हैं उसके अंदर, जिससे हम सारा डेटा जो है, एआई इस सिंपल क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है. तो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो चुकी है. तो डेटा कलेक्शन के हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं, उस सोर्स को कलेक्ट करके हम प्रोसेस करना शुरू कर दिया हमने. तो ये जैसा आपने बताया कि हम लोगों ने चीज़ों को इंडल्ज करना शुरू कर दिया है और हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर्स हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए हैं. क्या चैलेंजेस अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोगों ने काम कर दिया, इट इज़ परफेक्टली वर्किंग.
कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी बच रही होंगी जो हम लोगों को शायद अभी थोड़ी बहुत परेशानी दे रही होंगी, हाँ या शायद हमारी जो पॉपुलेशन है, जो पेशेंट्स हैं, उन लोगों के साथ में छोटा मोटा एक हम लोगों को लैक्यूना मिल रहा होगा कि ये एक छोटा सा पार्ट है जो शायद और बेटर हो सकता था। ये चैलेंजेस जो हम लोग फेस करते हैं आज की डेट में एआई के साथ में। बिल्कुल। कुछ नहीं है एक्चुअली सुधांशु, बहुत सारे चैलेंजेस हैं एआई के साथ में। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के अगर आप देखते हैं तो लिमिटेड पीपल हैं जो लिटरेट हैं, कुछ लिमिटेड पीपल हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव एंड उस टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, बट हो जाएगा। जैसे कोविड ने हमको यूपीआई यूज़ करना सिखा दिया। पहले छोटे छोटे वेंडर्स के पास भी स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। उसी तरीके से नीड बेस्ड है, जिसको नीड है वो चीज़ लेगा ही लेगा, या ज़रूरत पड़ेगी उसको लेगा। तो एक छोटा सा जो चैलेंज है वो कॉस्ट का है, मतलब छोटा नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ा चैलेंज है। धीरे धीरे वो भी कॉस्ट कटिंग भी हो रही है। तो जैसे जैसे सस्ता होगा वैसे वैसे एंड यूज़र के लिए या पेशेंट के लिए अवेलेबल है। अभी जो टेक्नोलॉजी है वो हॉस्पिटल बेस पे या क्लिनिक बेस पे यूज़ हो रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो कॉस्ट का है और टेक्नोलॉजी का है। दूसरा जो चैलेंज आता है इसके अंदर वो थोड़ा सा एथिकल इश्यूज हैं, क्योंकि मेडिकल की जब हम बात करते हैं तो हम टोटली मशीन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ गूगल पे देख के अपने आप को ट्रीट नहीं कर सकते, हमको एक सुपरविजन, एक एक्सपर्ट सुपरविजन चाहिए हमको। तो वहाँ थोड़ा सा चैलेंज है। सुपरविजन कितना है, बायसनेस कितनी है, कितनी नहीं है, उस चीज़ को हमको देखने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे जो डेटा कलेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर कहीं बायस ना हो, डेटा गलत ना हो, जो प्रोसेसिंग हो रही है वो ठीक हो, जो उसके अंदर जो एआई फंक्शन करता है वो उस सारे डेटा को प्रोसेस करके फिर डिसीजन मेकिंग होती है, फिर फीडबैक लूप होता है, तो वो सिस्टम में कहीं हैम्पर ना हो। उन सब चीज़ों का थोड़ा चैलेंज है, विच इज़ बीइंग ओवरकम एवरी डे एज वी टॉक। सारे जो आजकल टेकीज हैं वो इसी चीज़ों में लगे हुए हैं करने के लिए। दिस इज द थिंग। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि एआई ने अभी ये चैलेंजेस जो हैं वो फेस करना शुरू कर दिए हैं, चीज़ें आना शुरू हो गई हैं और ऑलमोस्ट हर टाइम पे लोग अपना काम कर रहे हैं। अगले 10 साल के अंदर हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं कि एआई जो है वो किस पोजीशन पे स्टैंड करेगी और किस हद तक हम लोग उसका यूज़ कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में? ऑलराइट, सो एआई क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होगा। जिसका एक सरल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लास्ट 10 इयर्स में फ़ोन्स कितने डेवलप हुए हैं, लास्ट 10 इयर्स में कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हुई है। उसी तरीके से मेडिकल में आने वाला एआई अगले 10 सालों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका होगा हमारे यूज़ के लिए। राइट फ्रॉम डॉक्टर्स का इन्वेस्टिगेशंस को लेके, डायग्नोसिस को लेके, सर्जरीज में आजकल रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से फिजियोथेरेपी में भी आगे आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो चुका होगा, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स एंड एज वेल बेनिफिशियल फॉर द थेरेपिस्ट एज वेल। थेरेपिस्ट के लिए क्यों यूज़फुल होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे थेरेपिस्ट, लिमिटेड टाइम है हमारे पास दिन के अंदर, उसी टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारे पेशेंट एनालाइज कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ एआई। एंड पेशेंट्स के लिए इसलिए होगा क्योंकि होम प्रोग्राम्स होते हैं आजकल। हम बात करते हैं टेली रिहेबिलिटेशन की, टेली मेडिसिन की। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी टेली मेडिसिन और टेली रिहेबिलिटेशन की बात करी थी। सो विद द हेल्प ऑफ टेली मेडिसिन एंड टेली रिहेबिलिटेशन अगले आने वाले 10 सालों में वो गोल हमारा पूरा हो चुका होगा कि घर बैठे हुए पेशेंट जो भी हमने उसको प्रोटोकॉल दिया है घर बैठ के वो उसको कर पा रहे हैं, और हम अपने क्लिनिक पे बैठे हुए रिमोटली उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें कर रहा है वो। सर, जैसा कि हम लोगों ने आज के पॉडकास्ट के अंदर सुना, बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे निकल कर के आती हैं कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो डेवलपमेंट करता चला जाएगा आने वाले टाइम में। क्या हम लोग ऐसा, मतलब एक रूमर चलता है मार्केट में कि एआई जो है वो आने वाले टाइम में, फ्यूचर के अंदर ओवरटेक कर चुका होगा, ह्यूमन जो एफर्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और रिप्लेस कर देगा कहीं ना कहीं हमारे कामों को, और वी विल बी अनएम्प्लॉयड रादर देन द एआई विल बी वर्किंग मोर, है ना? तो आपको क्या लगता है कि इज इट लाइक एआई इज हेल्पिंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इज इट गोइंग टू रिप्लेस द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स? ऑलराइट, सो एक्चुअली सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब से इसके बारे में बात हो रही है। हाल ही में इलॉन मस्क ने भी बोला था कि इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन रेस, बट टू मेक इट वेरी सिंपल, मतलब मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें से एक सुपरविजन की ज़रूरत है।
एंड इन टर्म्स ऑफ मेडिकल केयर एक एक्सपर्ट हैंड की ज़रूरत है जो एक फिजिकल थेरेपिस्ट ही दे पाएगा. एंड जब भी हम एक रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन में या फिजियोथेरेपी में जो चीज़ होती है वो हीलिंग टच होता है. तो एआई कभी भी वो टच नहीं दे पाएगा. टच एक हमेशा थेरेपिस्ट ही दे पाएगा. उस चीज़ के अंदर एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा. एआई हमको हेल्प करेगा अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के अंदर, एआई हेल्प करेगा हमको अपना डायग्नोस्टिक स्किल बढ़ाने के अंदर, एआई हेल्प करेगा हमको हर चीज़ में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, लेकिन रिप्लेस करने के लिए नहीं है. So इससे मुझे एक कोट याद आता है दैट ट्रस्ट मी आई एम बेटर देन योर गूगल सर्च. तो ये ऐसा लगता है मुझे. अब इस साल की बात करें सर, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी ने एक थीम दी है इस साल के वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के लिए, विच इज़ 8th of September. तो हमारा जो इस साल का जो थीम है दैट इज़ लो बैक पेन, है ना. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन टू द वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, how low back pain can be associated or can be indulged with the AI in terms of diagnosis, treatment and rehabilitation aspect? All right. So लो बैक एक का जो मोस्टली कारण देखा गया है वो पोस्चर एक कारण बन गया है आजकल. पोस्चर बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल जो है आजकल काफ़ी इस तरीके का हो गया है. हम जो पोस्चर रखते हैं, जो प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टाइल्स हैं हमारे, उसकी वजह से मेजरली लो बैक एक होता है. अदरवाइज लो बैक पेन मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. बट एक जो बहुत कॉमन कॉज है वो पोस्चर है. उसके लिए एआई ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया. आजकल जो लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच अपने आप ही उनको बस करके बता देता है कि अब आपके उठ के चलने का समय हो गया है, आजकल आपने इतने स्टेप ही चले हैं. तो पोस्चर और हमारा मूवमेंट उसने ऑलरेडी टैकल करना शुरू कर दिया. सो एआई हमको मदद कर रहा है बताने के लिए कि हम कितना मूवमेंट कर रहे हैं. एआई अगर हम मोशन सेंसर की बात करते हैं तो हमारा पोस्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. सो अगर हम सिर्फ पोस्चर पे काम कर दें या फिर सिर्फ हम अर्गोनॉमिक्स पे काम कर लें, सो आई बिलीव 50 to 60% लो बैक इज टैकल्ड ऑन इट्स ओन. Okay. तो हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना हम चल रहे हैं, बिकॉज लेटली एक स्टडी थी जो सिर्फ चलने पे फोकस कर रही थी कि अगर हम मिनिमम इतना चलेंगे तो मेजर हम लो बैक एक को हम काउंटर कर देंगे. Okay. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी टेकिंग द डेटा and telling us that what needs to be What we done. should do. So it is already there, it is working on it and it is, I think अगर हम ढंग से उसको follow करें तो it will be very helpful for us. Okay. तो इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप आज के पॉडकास्ट को कंक्लूड करें सर प्लीज़, और हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए एक टेक होम मैसेज ज़रूर दें प्लीज़. Alright. So to conclude it, मैं बोलना चाहूँगा कि artificial intelligence it's a emerging technology. अभी भी परफेक्ट नहीं है लेकिन धीरे धीरे काफ़ी बेटर हो रही है. डायग्नोस्टिक रूप में अगर हम बात करें या रिहैबिलिटेशन में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एंड यूज़र के लिए बहुत इजीली अभी अवेलेबल नहीं है, बट कमिंग टाइम में अवेलेबल हो जाएगी. पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आई एम श्योर डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलने वाली है इन चीज़ों के उसमें. अगर आपको कोई भी इशू है तो आप पहले जैसे आपने बोला कि गूगल से बेटर है थेरेपिस्ट के पास जाएं. तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो पहले आप थेरेपिस्ट के पास आएँ, लेट थेरेपिस्ट टेल यू कि व्हाट टू बी डन, वो आप करें. एंड आई एम श्योर कि अगर वो चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप बेटर रहेंगे. विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हम चीज़ों को बहुत एडवांस कर रहे हैं, बहुत एक्यूरेट कर रहे हैं. बट डॉक्टर के पास आना, टैकल करवाना उस चीज़ को पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आप वो करिए, देन लेट द डॉक्टर टेल यू व्हाट टू बी डन. Okay. Thank you so much sir. Thank you for giving your precious time to our audience and to us. Most welcome. With this, I would like to end the podcast, and we would definitely connect you with you all into the next podcast session. Thank you so much. Thank you.